So today we have here Tejas. Welcome Tejas Thank to you our so much. podcast. Thank you. He is our first episode guest. He is founder of Biram, also known as Bhandarkar Excellence Research and Management Private Limited. So Tejas, first question for you I have here is, how did you come up with the name? Actually, I was mainly focusing on the name of B Ram, means become like a Ram, and there I introduced means putting my identity also and focusing on research and management as I am an industrial engineer from Ramdev Baba College. So my focus was not only on research but also on the management, because on focusing on the cost side also, and putting my identity there itself. So Bhandarkar Excellence of Research and Management. So basically we are BRAM drones. You can anytime search and you can get the app. ऑफ कोर्स। तो मेरे को ऐसा एक सवाल था कि अगर रिसर्च एंड मैनेजमेंट उसकी जगह रिसर्च R&D ऐसा क्यों नहीं रखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? क्योंकि मैंने आई एनालाइज द डिफरेंट सिनारियोज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया से और बाकी वर्ल्ड की बाकी इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करें तो वी कैन इजीली कंपेयर इसरो एंड नासा. So the most effective thing is that NASA and ISRO both innovate and do their work, but ISRO, our India's organization, बहुत ही कम खर्चे में सही चीज सही रिजल्ट के साथ बना के देती है. सो मुझे लगा कि उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होंगी कि वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ इनोवेशन पे नहीं पर कि कॉस्टिंग पे भी ध्यान देते, मैनेजमेंट पे भी ध्यान देते. सो मुझे लगता है कि वो इसीलिए जरूरी है कि रिसर्च के साथ साथ आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ से परचेस कर रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए मेड इन इंडिया ही लेना है. So there are the multiple factors. That's why I have chosen that Bhandarkar Excellence of Research and Management, not research and development. Development is a byproduct of an innovation. That's why I had taken as research and management. Okay, got it. So रिसर्च एंड मैनेजमेंट हो गया. लेकिन जो आपने कॉस्ट की बात की है, तो कॉस्ट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इफिशिएंसी और सब चाइना में ज़्यादा अच्छी है. मैन्युफैक्चरिंग की जो स्केल है, जो उनका कॉस्टिंग है, वो उधर ऑब्वियसली इट्स बेटर देन इंडिया. तो उसको आप मेड इन इंडिया से अगर कंपेयर करते हो, जैसा आप अभी ही इज मेकिंग कस्टमाइज्ड ड्रोन, तो आप कस्टमाइज्ड जो ड्रोन बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग से क्या फर्क पड़ता है? See, when you have a complete units of drone कि आपको ये सारी चीजें चाहिए एंड आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हो टूवर्ड्स द चाइना, तो एक तो पहली चीज कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए, कमर्शियल यूज केस के लिए मेड इन इंडिया ड्रोन ही प्रिफर किया है. मेड इन चाइना ड्रोन को बैन है. ठीक है. दूसरी चीज वहां से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो कंपोनेंट्स में जब हम परचेस करते तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. जैसे कि मेड इन चाइना जो एक सिंगल मोटर भी ले ले तो एक मोटर जो अच्छी हाई एक्यूरेसी हाई क्वालिटी की वो 3000 की जा रही है, वहीं पर मेड इन इंडिया जा रहे तो वो 6000 की जा रही है, तो 2x हो जाता है. बट मेनी टाइम्स व्हाट वी डू, वी सर्च फॉर डिफरेंट वेंडर्स विच आर फ्रॉम मेनी 6 to 5 years. तो वाइल मीन्स हमें सर्च ज्यादा करना पड़ता है. इंडिया में हो के इंडिया में ही सर्च कर रहे, फिर भी चाइना की जो मोटर्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वही ज्यादातर विजिबल होते हैं. बहुत ज्यादा R&D करने के बाद ही हमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट मिलते हैं, बट मिलते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव इन द कॉस्ट ऑल्सो. बेसिकली ट्रेजर हंट करने जैसा है. हाँ, कि पूरा मार्केट है, उसको ढूंढ ढूंढ के अपने को जो चाहिए अच्छा चाहिए वो ढूंढ के निकालना है. yes. तो इस दौरान मुझे बहुत सी चीजें भी सीखने मिली कि कैसे रिसर्च करते फॉर डिफरेंट वेंडर्स, है ना. एंड और इस पूरे सेक्टर में जैसे यूपी साइड में कौन से मैन्युफैक्चरर है, महाराष्ट्र साइड में कौन से मैन्युफैक्चरर है, किस किस एरिया से कौन से मैन्युफैक्चरर हमें सामने से कांटेक्ट करते हैं, बिकॉज उससे समझ में आता है कि बैटरी साइड के मैन्युफैक्चरर यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है. फिर मुंबई में अभी मोटर्स वाले आए हैं,
पुणे में एक प्रो रेंज करके जो खुद के कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सप्लायर्स ऐसे भी है। तो बेसिकली मेन काम जो है वो ड्रोन बना के देना है कि उसके कंपोनेंट्स बना के देना है कि रिक्वायरमेंट अभी इंडिया में फिलहाल ट्रायल मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ये कर रहे कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपोनेंट बना रहे। हाँ पहले तो जो सही लोगों ने सही स्टेप क्या लिया कि सिर्फ कंपोनेंट बेचे, चाहे चाइना के हो या इंडिया के हो। उससे उन्हें डेटा मिल गया कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा बिक रहा है। हाँ फिर उन्होंने तय किया कि ये कंपोनेंट हम बनाएंगे। अभी वो उस कंपोनेंट को मेड इन इंडिया कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उससे उन्हें पता, क्योंकि उसकी मास डिमांड अच्छी है, डेफिनेट तो वो लोग उससे ऐसे वो टैकल कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं कंपेयर करके डेटा के साथ, हम्म, ऑन द बेसिस ऑफ obviously। डेटा। आज के जमाने में एआई और डेटा ये दोनों कंपलसरी है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। और जैसे मोटिवेशन, जैसे इतना सब करने में मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। मोटिवेशन के बिना, या डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो क्लास में भी डेडिकेशन डिसिप्लिन तो था ही, लेकिन एकदम जॉब ना लेके एक स्टार्टअप की तरफ अपना डायरेक्शन पिवट करना, इसका थोड़ा जर्नी बता सकते हैं? स्टार्टअप के तरफ मेरा जो मतलब मैं स्टार्टअप नहीं बोलूंगा। मेरा एक बचपन से ड्रीम था, वही जो सबका होता है, आयरन मैन देख के। तो आयरन मैन बनने का सबका ड्रीम, वैसे ही मेरा भी ड्रीम था। और मैंने देखा कि भाई आयरन मैन तो भाई जो ड्रीम है उसके लिए तो अच्छा पैसा छापना पड़ेगा। सो यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट और डिफरेंट इनोवेशन। और फिर मैंने तब से ही 10th क्लास से ही इसके ऊपर रिसर्च, यानी बहुत सारी रिसर्च पढ़ना वगैरह शुरू किया था। फिर उसके बाद कॉलेज में जैसे ही आया तो स्टार्टअप से रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट लिया। फिर उसमें एक कंपटीशन में प्राइज भी जीता 3000 रुपए। तो वो 3000 रुपए अमाउंट छोटी थी, लेकिन एक बूस्ट था मुझे कि नहीं भाई, हम में भी दम है एंड आई कैन डू ऑल्सो मैनी थिंग। फिर वहां से इस कंप्लीट स्टार्टअप की तरफ मैं जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप अपना ले जा रहा था, तो वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मोटिवेट करती है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो धीरे धीरे एक छोटा छोटा स्टेप ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में। और वही चीजें जो छोटी छोटी जो हम जीतते हैं या छोटा किसी से इंक्रीमेंट एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आप सही कर रहे हो, और बाकी लोग भी टीम बनते जाती है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो हमें मोटिवेट करती है। जैसे टीम का नाम लिया आपने, टीम में राइट प्लेस पे राइट पीपल को हायर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो स्किल्स आइडेंटिफाई कैसे करते हो? मेरी टीम तो मैंने हायर नहीं किया हूँ, मेरी टीम की कहानी है एक अलग। जैसे जब मैं सेकेंड ईयर में था और ये 3000 रुपए का प्राइज ही था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने क्लासमेट्स को लेके टीम बनाऊं, एंड क्योंकि वो दोस्त है मेरे, आसानी से सब बात होगी, समझेंगे बातों को। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त अलग होते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल जो इथिक्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है वो अलग होता है। तो उस दौरान मैंने मल्टीपल लोगों को सामने से अप्रोच किया कि दिस इज द थिंग्स एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस, विल यू बी माय ऑन टीम। तो मेरे दो को फाउंडर है, एक है अनीश पाटनकर फ्रॉम AIML रामदेव बाबा कॉलेज इटसेल्फ, एंड पंकज शर्मा, वो IT डिपार्टमेंट से, सेम रामदेव बाबा कॉलेज से। तो पंकज शर्मा से तो मेरी सेकेंड ईयर में ऐसे ही बहा के क्लब में दोस्ती हुई थी। तो हमने क्लब तो छोड़ दिया, बाकी हमारी दोस्ती कंटिन्यू रही। एंड वो मुझे फाइनल ईयर में आके फिर से मिला और उसने मुझे पूछा कि क्या चालू है वगैरह, और वो थर्ड ईयर में था तब। तो हमारी अच्छी दोस्ती थी एंड ही कंटिन्यूड एंड ज्वाइन। तो वो फिलहाल तब तक टीम में ही था, ये फरवरी की बात थी जब मैं कंपनी फॉर्म कर रहा था, वो टीम में ही था एज ए टीम मेंबर। वहीं पर अनीश पाटनकर को मैंने नवंबर 2024 में एज अ मेरा व्हाट आई कैन से अ बिजनेसमैन, कि वो पैसे डालने वाला है।
हालांकि नहीं डालने वाला, Investor लेकिन type? पैसे यानी इन सेंस ऑफ कि वो आई एम पिचिंग हिम एज ए इन्वेस्टर। ओके। सो वो सामने था, मैंने लैपटॉप रखा, रात के 10 बज रहे थे, कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों पे इधर लैपटॉप रखा और वो सामने उसे बिठाया और मैं उसे पिच कर रहा था, एक एक करके पिच करा। एंड मैंने बोला देखो इसमें आपका टाइम जाएगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम, प्लस आपकी नॉलेज, और साथ ही साथ एक तरफ कॉलेज चलेगा और उसके स्ट्रेस के साथ आपको ये भी मैनेज करना है। तो अगर आपको ये दोनों चीजें मंजूर है, और हमारा जो मिशन है, आवर मिशन इज टू क्रिएट भारत द लैंड ऑफ इनोवेशन, तो मेन फोकस हमारा ये है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और ये सारी चीजों के डिफरेंट चीजें मैंने उसे एक्सप्लेन किया, एंड ही जॉइन, और वहां से उसने कंटिन्यू किया। फिर मार्च में कुछ चीजें कम ज्यादा होती है, जैसे अप एंड डाउन आते हैं, और टीम्स में कम ज्यादा होते रहता है। तो उस दौरान क्या हुआ कि टीम का कहना था कि ड्रोन डिलीवरी जो हमारा मेन फोकस है, फॉर द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द, मतलब हम B2B में है, ई कॉमर्स गोडाउन्स के साथ पार्टनरशिप में, तो हम पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऑपरेशंस की जो डिलीवरी है वो ई कॉमर्स गोडाउन जो है लोकल वो करेगा। और वो लोग अभी जो अपना डिलीवरी बॉय आके ऑपरेट करता है, अपने घर पे डिलीवरी देके जाता है, उसको आराम से एसी में बैठ के बस ऑपरेट करना है, तो उसका जो वो फटीग है वो कम हो जाएगा, है ना, एंड उसकी जो एक्सीडेंटल ये सारी जो रिस्क है वो भी डाउन। तो मेन हमारा ये था। तो जो ये हमारे ऑपरेशंस थे, तो अब पूरी टीम का कहना था कि ड्रोन डिलीवरी भाई हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जितना यानी मेरा जो एक अंदर से है कि मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ। एक होता है कि मैं एज अ स्टार्टअप में पिविट करूंगा, अगर मुझे मार्केट नहीं दिखेगा, अगर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो मैं पिविट करूंगा ऑब्वियस, लेकिन नहीं, वो मुझे लग रहा है अंदर से है। फिर भी मेरे बोलने के का यानी मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, ड्रोन डिलीवरी पे ही कंटिन्यू करना है। तो जब पूरी टीम कर रही है, कह रही है, यानी सभी लोग कह रहे हैं कि ड्रोन डिलीवरी नहीं जम रहा, वो मुझे बता रहा है कि अमेजोन फेल हो गया यानी उसने नहीं कर पाया 2018 में, और उसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स आए जो ड्रोन डिलीवरी में फेल हो गए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ड्रोन डिलीवरी पॉसिबल है। तो उस चीज को मानते हुए मेरा जो वो टीममेट है वो मेरा साथ दे रहा है, मतलब समझिए उसकी इनर सोल उसे मना कर रही है कि ड्रोन डिलीवरी पॉसिबल है, just because I am saying he is continuing on the mission and working continuously. So from that day I considered that no, these two people are my co-founder, and वहां से ये मेरे co-founder बने। एंड क्योंकि जो एक सेइंग है स्टार्टअप की दुनिया में कि आपका co-founder लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, राम जी के लक्ष्मण जैसा, कि भले ही लक्ष्मण को कुछ भी लग रहा हो, राम जी के बोलने पे वो जैसा बोले वैसा चल रहा है। सो ऐसी टीम हुई, और फिर हम को-फाउंडर्स ने मिलके और भी इंटर्न्स हायर किए, एंड फुल फ्लेजेड काम कर रहे, जो कि बहुत अच्छा था। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखी थी, इंटर्नशिप के लिए प्रोवाइड की, 2 मंथ्स इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो उनका फेलिसिटेशन हुआ एंड ऑल। तो उन्होंने प्रेजेंटेशंस वगैरह भी दिए, मैंने देख रहा था। तो प्रेजेंटेशंस में अगर प्राइवेट होगा तो ठीक है, लेकिन जनरली क्या आता है, अगर आप जैसे इधर बैठ के हो और कोई आपका इंटर्न प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? जैसे एक्चुअली हमारे स्टार्टअप में थोड़ा वर्किंग कल्चर ही अलग है। हम जब भी इंटर्न हो या हमारे को-फाउंडर टीम मेंबर्स भी हो, तो हम एक पूरा कंप्लीट टाइमलाइन सेट करते हर एक वर्क के लिए। अब हमने बोल दिया कि इस हफ्ते में ये हो जाना चाहिए, तो हमने ऐसा नहीं बोल रहे कि ऑफिस आके काम करो, इस हफ्ते में ये काम करो। तो ये टास्क अलोकेशन वाला होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे हम कंप्लीट पूरा इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, एंड उसमें अलोकेशन कर देते टू डू में। टीम्स में सब कुछ चेक होता है, एंड टीम्स में सब कुछ चेक करने के साथ साथ अब तो क्या कर दिया कि टास्क अलोकेट कर दिए, हर 2 दिन में अपडेट्स ले रहे हैं। अब वो ठीक है हो गया, ठीक है हो गया, ऐसे चल रहा था। तो फिर वी डिसाइडेड कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है एक फॉर्मेट में। तो प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट कैसा रखे
कि हमने क्या टास्क दिया आपको, उससे रिलेटेड आपने क्या वर्क किए, उसके बीच के दौरान में व्हाट आर द इनपुट्स वी हैव गिवन दैट यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग, एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो वो जो प्रेजेंटेशन था वो पूरा इस फॉर्मेट में उन्होंने एंड रिजल्ट भी दिया। एंड रिजल्ट उसका एंड रिजल्ट वो बहुत अच्छा दिया कि हमारा जो यूटीएमएस सॉफ्टवेयर था जिससे हम ड्रोन को कंट्रोल करेंगे, वो उसका फ्रंट एंड जो होता है सॉफ्टवेयर का वो उन्होंने तैयार करके रखा। प्लस हमारा मेन फोकस रहता है कि हम जो भी बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को और मेड इन इंडिया पे ध्यान रखते हुए। तो एक तरीका था कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई तो अमेजोन का या फिर किसी और का होस्टिंग प्लेटफॉर्म ले लिए, या फिर वर्सल पे तो फ्री में मिल रहा है होस्टिंग, तो वहां पर डाल दिए। लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमारे पास हमारा पीसी था, सर्वर था। हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है आरसीएम टीबीआई फाउंडेशन में, टीबीआई में। सो उन्होंने हमें पीसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलॉट करके रखा ही है। उन्होंने बोला क्यों ना इसे ही यूज किया जाए। तो फिर हमने उस पीसी को, मतलब मैं और अनीश रोज रात 10-10 बजे तक बैठ रहे, थैंक्स टू टीबीआई। मतलब पूरा कॉलेज बंद हो जाता है 7 बजे तक, लेकिन हम 10 बजे तक वहां बैठे हुए हैं। उन्हें हमें परमिशन अलॉट की है, तो हम 10 बजे तक बैठे हुए हैं और रात तक काम कर रहे कि कैसे अपना सर्वर बनाए। अच्छा, वो सर्वर था तो वाईफाई भी कॉलेज का ही ले रहे हैं, बट वो पब्लिक आईपी नहीं है, वो प्राइवेट आईपी है। तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, फिर वो टेक्नोलॉजिकल हसल कर रहे हैं। कभी डीपसीक पे जा रहे हैं, कभी चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, कभी जेमिनाई पे जा रहे हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एंड मुझे टेक्नोलॉजी का उतना नहीं है क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। वो एआईएमएल से तो उसे कोडिंग वगैरह सारी चीजें आती है। फिर भी हम दोनों आपस में डिस्कशन करके चालू है कैसे होगा कैसे होगा। और जब पहली बार हुआ था ना, इतना है ना खुश हो गए थे हम लोग कि भाई हो गया, भाई पब्लिश हो गया। तो खुद का सर्वर था क्योंकि और जो बैरियर्स थे, हम इधर उधर जा रहे, मतलब जो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क प्रोवाइडर है कॉलेज का, उनसे बात किए। तो बहुत कुछ उसे भी लर्न करने मिला, बहुत कुछ मुझे भी लर्न करने मिला। हालांकि आई डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट, बट आई नो व्हाट आर द कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल थिंग्स आर देयर। दिस इज बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर। सब पता होना चाहिए, भले ही डिटेल में पता ना हो, ऊपर से हम सब कर सकते हैं। तो कमिंग अप विद टीबीआई की आपको फंडिंग भी मिली है 1 लाख की? नहीं, एक्चुअली वो जो था वो टीबीआई से नहीं था, वो चालू है। टीबीआई 1 लाख नहीं 5 लाख रुपीज देते हैं। अच्छा। और अभी वो इस साल उन्होंने, मतलब प्रिंसिपल सर ने बोर्ड है कि वो 5 से 10 भी ले जा सकते करके आने वाले सालों में। सो वो कहानी ऐसी है कि देयर वाज एन प्रोग्राम होता है एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ईओ जीएसई नागपुर। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड नागपुर चैप्टर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने, उनका कंपटीशन होता है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया। एंड उसमें हर स्टार्टअप पिच करता है। तो चिटनवी सेंटर में नागपुर के मैंने पिच किया था वहां पे। एंड उन्हें जो क्राइटेरिया थे एज अ स्टार्टअप फ्रॉम माय साइड, और एक और स्टार्टअप था वीएनआईटी से। सो उन्हें सेकंड प्राइज और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, जिन्हें उन्हें 50,000 एंड मुझे 1 लाख रुपीज मिला। तो वो 1 लाख रुपीज अगेन, ऑल माय क्लासमेट्स वर डूइंग इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स। इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले रहे थे। मैंने उस फाइनल ईयर के 8th सेमेस्टर में ये चूज किया कि नहीं, मैं एक स्टार्टअप इंटर्नशिप लूंगा जो टीबीआई के थ्रू होती है। मैं खुद पे विश्वास करता हूँ और खुद पे रिस्क लूंगा कि देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इस 6 महीने के दौरान। तो शुरुआत में तो कुछ इंटर्नशिप थी। अब वो स्टार्टअप इंटर्नशिप का एक और ये रहता है कि आपको कोई स्टाइफन नहीं रहता क्योंकि आप स्टार्टअप इंटर्नशिप कर रहे हो और खुद के ऊपर इन्वेस्ट है, तो उसमें कोई ये नहीं रहता है। तो मैंने वो कंपटीशन में जब 1 लाख रुपए जीता, उसमें एक और चीज आई कि भाई ठीक है, बाकी लोग 60,000 की है, मुझे 1 लाख रुपए मिला। वो भी एक अनादर जो बहुत बड़ा बूस्ट था, क्योंकि 1 लाख रुपीज नॉट अ स्मॉल अमाउंट इंडिया में आज भी। सो उससे एक अनादर बूस्ट मिला मुझे। और फिर उसके बाद मैंने घर से भी इन्वेस्ट किया। मतलब इन टोटल आज की तारीख तक
विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब कुछ लेके 3 लाख रुपीज वी हैव इन्वेस्टेड टिल नाउ इन द स्टार्टअप एंड हमारा IIM नागपुर में भी मतलब मैंने जस्ट कुछ दिन पहले उन्हें पिच किया है एंड दे आर हैप्पी विथ मी। वहीं पर रामदेव बाबा कॉलेज में मीन्स फ्रॉम इंक्यूबेशन सेंटर ऑल्सो फॉर द 5 लाख रुपीज और द 10 लाख रुपीज द कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। ओके। बिकॉज उनका एक रूल होता है कि जैसे ही एक स्टार्टअप आता है तो 6 महीने उन्हें बस बिठाइए और डिस्कस कीजिए। वहां पे जो मेंटर है प्रशांत सर, रुपेश पैस सर, उनके साथ डिस्कस कीजिए। हमें एज ए एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप का जो होता है कि कीड़ा होता है कि नहीं भाई अब तो तैयार है, अब तो पैसा मिलना ही चाहिए, है ना, वो सारी जो चीजें होती है। पर क्या होता है कि जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना तो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो हमें का जिसका जवाब नहीं होता और जो जरूरी होता है, जिसका जवाब आना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर, हमें आना ही चाहिए। तो वो सवाल का जब जवाब हम ढूंढने जाते हैं तो हमें समझ में आता है, हमारा दिमाग और खुलता है। तो उनका ये जो रूल है कि 6 महीना पहले बिठाओ, पहले उनको काम करवाओ बराबर विदाउट गिविंग मनी, तो वो एक अच्छा रूल है जिस वजह से वो जर्नी मेरी चालू है और मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, जिस वजह से मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने मिली। जैसे एक फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया कि पूरा जर्नी को कैसे फाइनेंशियली ट्रैक करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को ऑन द गो बहुत कुछ सीखने मिलता है। Yes. और जैसे आजकल के स्टार्टअप जो आते हैं मोस्टली आईटी सेक्टर्स में रहते हैं, उनको बस वैल्यूएशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, फिर हम ऐसे आराम करेंगे। वैसा कुछ नहीं है, खुद से भी पैसे लगा के डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट सैलरी काम करना और बाकी सबको मैनेज करना मेन मतलब स्टार्टअप का एक स्ट्रेस रहता है, वो लेवल का हैंडल करना। क्योंकि इन्वेस्टर्स वगैरह फिलहाल तो नहीं है, मे भी आगे जा सकता है, उसमें भी अलग एक प्रेशर है। तो इसके साथ जो स्किल्स, जैसा एक नॉर्मल इंजीनियर को जो स्किल्स लगती है, जो आपने और हमने एक्वायर की थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उसके बाहर जाके आउटसाइड द बॉक्स लीडरशिप स्किल्स और क्या क्या स्किल्स है जो ऐसे कंपलसरी लगता है कि ये होनी चाहिए? वैसे तो लीडरशिप स्किल्स में जब स्टार्टअप करते शुरुआत करते ना तो एक प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन मतलब एक कोई सॉल्यूशन पे काम करता है, उसे लगता है कि ये सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, तो वो उस सॉल्यूशन पे वर्क करते रहता है। लेकिन जब उसे टीम बनानी होती है तब लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया में आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। टोनी स्टार्क को भी उसके पीछे में बैकएंड में उसके पिताजी ने कंपनी बना के रखी है जो काम कर रही है और पैसा फूक रही है, पैसा दे रही है उसे, उस पे काम कर रही है, तभी उसे वो पैसा मिलके वो आगे बढ़ा। लेकिन वो खुद से कर रहा था, लेकिन उसे भी टीम चाहिए ही थी और टीम थी। सो जब टीम बनाने जाते हैं तो एक होता है ह्यूमन रिलेशन, 1-to-1 रिलेशन, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, क्या आप आगे वाले की बात समझ रहे हो, कम्युनिकेशन, सामने वाले की नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आप इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन बना रहे हो तो चल मैं आ जाता हूँ, वो ये भी देखेगा कि आप उसे क्या दे रहे हो। आप एज ये भी नहीं रख सकते एकदम कट टू कट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टाइप कि नहीं भाई ये इतना है ये तू करके दे, हो गया। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो आपका टीम मेंबर है ना, उसके पिताजी का बर्थडे ना, तो आप सोचो आपके दोस्त ही है वो, यू कैन विश हिम, ये भी होता है। आप ये भी समझो कि उसे तबियत खराब है तो आप भी उसे सपोर्ट करो। 10 चीजें और होती है, मेनली ये होता है कि आप में ह्यूमन रिलेशन कैसे मैनेज करना वो होता है, और खुद से पहले दूसरों को कैसे रखना, ये एक लीडरशिप स्किल का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेफिनेटली। इंटर्नशिप्स के लिए आप इंटरव्यू लेते हो कि डायरेक्ट हायर करते हो, उसके क्या प्रोसेस रहती है बेसिकली? अगर किसी और को बाहर से जो है अगर वो इंटरेस्ट लेता है अभी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको रीच आउट करना पड़ेगा? देखिए इंटर्नशिप के लिए हमारे क्राइटेरिया होते हैं मेनली, कोई भी हमें अगर उन्हें लगता है कि मुझ में ये स्किल है और बीराम ड्रोन्स में ये वाली स्किल इस तरीके से हेल्प कर सकती है, तो ये तीनों चीजों को जस्टिफाई करते हुए एक अच्छा सा मेल, अगर उन्हें लिखते नहीं आता तो एआई को बताइए, वो अच्छे से जस्टिफाई करके हमें मेल हमारी वेबसाइट के थ्रू या फिर contact
@gmail.com पे ये भेज सकते हैं। तो उस या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं bramdrones.com पे। तो ये तीनों चीजों को जस्टिफाई करना है उसे कि ये उसके पास स्किल्स है, हमारी कंपनी में उसकी ये स्किल्स इस तरीके से मदद कर सकती है, इस तरीके से वो डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है वाया मेल, या फिर जब भी हम इंटर्न्स लेते हैं तो हम पोस्ट करते हैं कॉलेजेस में, स्पेसिफिक ब्रांचेस में, जब भी हमें एक स्पेसिफिक ब्रांच में नीड होती है तो। और पहले तो हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो हमारे शॉर्ट लिस्टिंग के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक कि हमें जो स्किल्स चाहिए, दूसरी कि स्किल्स के साथ साथ उसके क्या प्रोजेक्ट्स है, मतलब स्किल्स तो है पर वो स्किल से रिलेटेड उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या। तो वो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम जेमिनाई का हमारे पास प्रो है तो हमने प्रोज लेके रखे, जेमिनाई के हो गए, परप्लेक्सिटी का हो गया और डिफरेंट एआई के हो गए। तो हम उन्हें दे देते सारे रेज्यूमेस, वो हमें शॉर्टलिस्ट कर देता है। अगर 10 से 20 रेज्यूमे तो हम मैन्युअली भी शॉर्टलिस्ट करते हैं और एआई को भी देते हैं, ये भी चेक करते हैं कि वो कैसे कर रहा है और हम कैसे कर रहे हैं। उससे दोनों मॉडल ट्रेन होता है। और हमें जो रिजल्ट मिलता है फिर हम वो स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टेड पीपल को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और उस इंटरव्यू में भी हमें स्पेसिफिक टास्क देते हैं कि आप ये सिनारियो है, आप कैसे करेंगे। अगर आईटी से रिलेटेड है तो उन्हें एक पर्टिकुलर क्यूएनए देते, एक क्विज टाइप देते कि ये कोड है, आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो वो चीट करने का उसे मौका ही नहीं मिलता, अगर वो चीट करने चाहे भी तो, अगर कोई ऐसा चालाकी दिखाए तो। और डिफरेंट सिनारियो जो होता है वाइल कम्युनिकेशन, वो भी उन्हें हम उसे पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम उन्हें इंटर्न्स को हायर करते हैं। तो ड्रोन एक बहुत नीश मार्केट हो गया अगर देखा जाए आज के करंट सिचुएशन में। तो ड्रोन पे ही कैसे सेटल डाउन हुआ कि हमको सिर्फ ड्रोन का ही करना है आगे फ्यूचर में, बाकी की चीजें बैक साइड क्यों रख दी गई है? कम अभी के लिए तो भी। एक्चुअली ड्रोन के लिए क्रेज तो नहीं था मुझे एक मतलब 2024 के जनवरी में मैं अपने मामा के घर पे रहता हूँ वाड़ी में, तो छत पे ही था। तो हमारे घर के आगे ना HVTL लाइन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। तो उसमें ना एक कोरोना इफेक्ट होता है जिस वजह से मेरी उंगलियां और वो रेलिंग के बीच में ना ऐसे शॉक, ऐसे स्पार्क्स दिख रहे थे। फिर मैंने इस बारे में अपने फर्स्ट ईयर के जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के विजय हुच्चे मैम थे उनसे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। फिर 2024 से रिसर्च करते रहे। फिर हमने एक पावर हार्नेसिंग सिस्टम बनाया, एक मतलब वाइल चार्ज यू कैन फ्लाई योर एनीथिंग। तो मैंने बोला ये सिर्फ ड्रोन्स में यूज हो सकता है। फिर मेरा ऐसा मेन फोकस होता है कि अगर ये चीज इनोवेटिव, उसके लिए क्या यूज केस है। तो उस केस से मैं ड्रोन्स पे आया। बट मैं जैसे ड्रोन्स में घुसा तो वैसे ही साइमल्टेनियसली पॉजिटिव सपोर्टिंग इंसिडेंट्स होने लगे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। फिर उसके बाद मैं लगातार ड्रोन से रिलेटेड केस स्टडी कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मुझे उस इनोवेशन से मुझे ट्रैक पे ला ली ड्रोन के। तो जो मैंने इनोवेशन किया हो, मतलब हमने द इनोवेशन वी हैड डन, सो वो इनोवेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। बट उसके साथ साथ हमें मार्केट भी एनालाइज करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि वो इनोवेशन को हम मार्केट में कैसे उतार रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहा है कि पूरा एनालाइज करने के बाद हमारा अभी बीच में एक TBI के थ्रू एक इन्वेस्टर आए थे जी। तो उनको तो हमने उनके आगे पिच किया। उन्होंने बहुत सारा फीडबैक दिया कि एज अ स्टार्टअप बहुत बार क्या होता है कि हम 2 नाव पे पैर रख के चलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ध्यान 2 जगह बढ़ जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर, कभी भी इन्वेस्टर यही चाहता है कि जो कंपनी होती है और फाउंडर होता है वो एक ही चीज पे ध्यान रख के चले। भले ही आप बैकएंड में कोई आपका इनोवेशन है, कोई चीज है, उसको धीरे धीरे चलते रहने दीजिए, लेकिन आपका मेन फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए और कभी भी प्रेजेंट उसी को करिए। तो फिर हमने ये तय किया कि हम ड्रोन डिलीवरी फॉर द शॉर्ट रेंज पे ही ध्यान देंगे। और हालांकि दुनिया तो बोलती है कि डिफेंस में ही जाओ, डिफेंस में जाओ, डिफेंस में कुछ करो। ऐसा नहीं कि हम डिफेंस में काम नहीं कर रहे, बट हमें लगता है कि जो ड्रोन डिलीवरी फॉर द शॉर्ट रेंज है
इसमें जब अमेजोन नहीं कर पाया और बाकी लोग कंपनियां डरती है या नहीं कर रही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें ही नीश है और मुझे लगता है कि इसमें ही हो पाएगा ज्यादा अच्छे से, और मुझे इस मार्केट का बहुत अच्छे से अभी इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो हम इस पे मूव ऑन कर रहे हैं और इसी के ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरा दोस्त आईआईटी मद्रास की तरफ गया है, उसने विजिट भी किया है और वहां से भी बहुत कुछ इनपुट मिला है पंकज शर्मा को। तो हम अभी ड्रोन डिलीवरी पे ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं बाकी चीजों पे नहीं ध्यान दे रहे, बट हमारा मेन फोकस ड्रोन डिलीवरी पे ही है। और ये जो सारे सिनारियोज है ये सपोर्ट करते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, डिफरेंट इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं डिफरेंट ड्रोन के स्टार्टअप्स में, सो इट गिव मोटिवेशन टू मी दैट नो इट्स एन गुड, कर सकते हैं हम, कुछ Yes. उखाड़ सकते हैं इसमें। यस। तो पहला कस्टमर मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है। हाँ, तो पहला कस्टमर क्या मिला, उसके पीछे की कुछ स्टोरी होंगी तो वो आप बता सकते एक्चुअली पहला कस्टमर हम बोल सकते हैं कि हमारा पहला कस्टमर तो गोडाउन ही रह गए, गोडाउन। गोडाउन जो रह गए, बिकॉज हम जो स्मॉल रेंज वाले जो ड्रोन है वो गोडाउन हाँ। को ही दे रहे हैं। तो हमारा अभी हम प्री रेवेन्यू है, अभी तक हमें कस्टमर्स मिले नहीं है, बट हमने सर्वेस की है। तो मैंने सर्वे की शुरुआत की अपने होम टाउन गोंदिया से ही। तो मैंने देखा कि हाँ ये एक गोडाउन है जो कि ई कॉमर्स गोडाउन है जो कि डिलीवरी देते हैं। तो मैं अपने पापा जी के साथ फार्म से वापस जा रहा था घर रात के टाइम पे। मैं बोला पापा जी आपको पता है कि कहाँ पे होता है ये सब? पापा जी ने बोले वो एक है ना वहां पर होता है। तो हम लोग गए डायरेक्टली और गोडाउन ओनर ही थे रात के टाइम पे, वो शायद बंद कर रहे थे, शटर डाउन कर रहे थे। और मैं गया डायरेक्टली उनसे बात किया और वो भी बहुत अच्छे ही थे, बिकॉज वो भी बहुत यंग थे अपने। उन्होंने बताया वो वाईसीसी से ही पास आउट है, उनसे अच्छा बहुत कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा इनपुट दिए। उनने बताया कि अमेजोन फेल हुआ या बाकी कंपनीज फेल हुई, लेकिन मुझे उन्हें लगता है कि कुछ हो सकता है। उन्हें बोले तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट दिखाया और उनके 5 गोडाउन्स है। और इससे समझ में आया कि हाँ गोडाउन एज अ गोडाउन ओनर उनने मुझसे बात किया, उनका 7 साल का एक्सपीरियंस है, 5 गोडाउन है। तो उनने बोले कि तो आप बनाओ, जो भी फीडबैक लगता है मैं देता हूँ इंडस्ट्री के साइड से। तो वो लोकल ई कॉमर्स गोडाउन है, मतलब उनके पास मिंत्रा के भी आते हैं, ई कॉमर्स के भी आते हैं, सारे आते हैं। तो आप पहले देखते होंगे कि आज से 2-3 साल पहले आपके घर पे जो डिलीवरी बॉय आता है वो कभी अमेजोन का, कभी मिंत्रा का, कोई टी शर्ट पहन के आता था। आज ऐसा नहीं है, आज कोई भी सादा सिंपल सेपरेट लॉजिस्टिक कंपनी रहती है, बस आ जाता है, वो डिलीवरी करने आता है। तो अभी क्या हो गया कि जो ये बड़ी कंपनियां है ये सिर्फ पुणे, मुंबई, नागपुर, ये बड़ी सिटीज से ऑपरेट कर रही है, उसके बाद लोकल ई कॉमर्स गोडाउन को दे देती है, और हमारे मेन कस्टमर वही है। तो उनने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है एंड हम डेवलप कर रहे प्रोडक्ट, बिकॉज ड्रोन इंडस्ट्री में कैपिटल इंटेंसिव है। पहले हमें जब तक के कमर्शलाइजेशन, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें नहीं हो जाती तो ऐसा हम वो सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये अभी तक मतलब एक कस्टमर ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने के, बट हमें इंडस्ट्री से बहुत अच्छा फीडबैक है गोडाउन से कि उन्हें ड्रोन्स चाहिए। हाँ। तो जैसे आपने बोला कैपिटल लगती है, तो जैसे आईटी सेक्टर है उसमें तो कुछ एरर हो गया तो कुछ नहीं, अपने को कोड चेंज करना है, एरर सॉल्व हो जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाता है। लेकिन ड्रोन कुछ बनाना है, उसके कंपोनेंट्स ऑर्डर करना, उसमें कुछ फेलियर होता है तो उसकी कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, इनकेस आपको या आपके कोफाउंडर को बेयर करनी पड़ेगी। हाँ। तो वो कैसे कम रखते हैं, वो आर&डी कॉस्ट को कैसे मिनिमम रख के मैक्सिमम रिटर्न्स लेते हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी प्रिक्योरमेंट एक पूरी प्रोसेस होती है। एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियर एक प्रिक्योरमेंट प्रोसेस हमने लर्निंग करे पूरे इस 4 साल में। तो हम 3 बार वेरीफाई करते हैं। एक कि जो हमें कंपोनेंट चाहिए तो सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है। तो हमारे 2-3 वेंडर ये जो ट्रस्टेड है, जैसे robo.in हो गया, वहां पर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स वो मिल जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज चेक करते होती है स्पेसिफिकेशन, जो हमारा कंपोनेंट है वो कौन सी स्पेसिफिकेशन का वो। तो ऐसे चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट जैसे जैसे होते जाती है हम वहीं से ऑर्डर करते जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने जो ऑर्डर किया है
उसकी स्पेसिफिकेशन मतलब सब कुछ सेम होता है, बस स्पेसिफिकेशन अलग होती है, कंपोनेंट पूरा दिखने में सेम होता है। तो एक दो बार ऐसा हुआ है हमारे साइड से गलती कि स्पेसिफिकेशन गलत ऑर्डर हुई है, तो वो फिर गलती हम अब दूसरी बार नहीं हो दोहरा। नेक्स्ट टाइम वेरीफाई कर लेते हैं Yes. कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। Yes. जी। आप बुक्स भी रीड करते हैं, मैंने देखा था। हाँ, तो एक आधी बुक्स जो आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे आपके साइड से? मेरी सबसे पहली बुक जो मैंने अपने साइड से खुद से अच्छे से पढ़ी है वो चाणक्य नीति था। तो वो बुक मेरे पास अभी भी है। संस्कृत के श्लोक है, उसका फिर मीनिंग होता है हिंदी, मुझे संस्कृत नहीं आती पर उसके नीचे हिंदी में होता है, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वही पढ़े, चाणक्य ने। हाँ, चाणक्य नीति। बिकॉज उससे आपको ना सिर्फ एज अ पर्सनली बट कि दुनिया के साइड से कि एक, बिकॉज एक स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो एज अ राजा काम करता है, और चाणक्य के लिए राजा मतलब अपनी प्रजा का सेवा करने वाला। तो जो वो सेवा करने वाला होता है ना, तो वो सेवा के भाव से सोचना पड़ता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को यही सोचना पड़ता है कि कस्टमर को कितना अच्छे तरीके से और कितना सही तरीके से देगा, और कौन सी गलतियां है जो उसे नहीं दोहराना है। तो जो चाणक्य होते हैं, अगर आप उन्हें एज अ गुरु भी मान के उस बुक को पढ़े तो बहुत अच्छे से आपको मतलब एक गाइडेंस देगी, आपका दिमाग ओपन होगा और वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू। मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी थर्मल एनर्जी स्टोरेज के बारे में। हाँ, थर्मल एनर्जी स्टोरेज जो आपने 2-3 पोस्ट की है, रिसर्च उसके बारे में की है, तो उसका इफेक्ट ड्रोन में कैसे आता है? एक्चुअली जो हमारा लिंक्डइन का पेज है, तो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट की मतलब हमने इंटर्न्स हायर किए, फिर बिजनेस डेवलपमेंट में 2 लोग थे, मुस्कान आसुदानी यानी दीपशिका सिंह। सो हम उनसे ऐसे वीकली जो हमारे होती मीटिंग्स, उसमें डिस्कशन हुआ कि हाउ वी कैन डेवलप आवर लिंक्डइन पेज, जिसमें ना सिर्फ लोकल बट इंटरनेशनल पीपल कैन बी आर पार्टिसिपेंट और ऑडियंस, और वो भी हमारे चैनल्स पे आए, जो पेज होता है लिंक्डइन के उस पे आए। तो एक वाइल्ड डिस्कशन हमारा ये निकल के आया कि हम क्या करते कि एज अ मीन्स हमने जब स्टार्ट किया था कंपनी एज अ भंडारकर एक्सीलेंस ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो R&D कंपनी हो गई, लेकिन हम फोकस हुआ धीरे धीरे कि ड्रोन्स पे, ड्रोन्स में भी एक पर्टिकुलर ड्रोन सेक्टर पे। लेकिन हमारा ऐसा था कि जो ऑडियंस है वो ऑडियंस अगर रिसर्च से रिलेटेड रही तो क्या होगा कि जब भी वो किसी को हमारे बारे में बताएगी तो क्या होगा कि लोगों को विश्वास होगा, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है वो किससे रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, और रिसर्च पे काम करने वाले पहले ही कम लोग हैं, और जो कम लोग बताते हैं उन पे ज्यादा भरोसा करते लोग, क्योंकि वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं और इस पे सब काम नहीं करते। तो हमने ऐसा टारगेट किया कि इन रिसर्च ऑडियंस पे ही हम फोकस करेंगे। तो हमने ये तय किया कि डिफरेंट रिसर्च जो सॉफ्टवेयर वाली नहीं, हार्डवेयर वाली, क्योंकि हम कोर के ब्रांच के थे। तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी रिसर्च चालू है, उस रिसर्च पेपर्स को, उस रिसर्च को जो कि पब्लिश हो चुकी है या फिर लोग लाए हैं यूरोप में, इंडिया में, बाहर भी, उसको हम पूरा एनालाइज करें और एक पर्टिकुलर मतलब देख के समझ में भी आए, इंटरेस्टिंग भी लगे, किसी को इंटरेस्ट आया तो उसे पढ़ भी सके। तो ऐसा रिसर्च पोस्टर के बना के हम अपने पेज पे पोस्ट करें, और इससे क्या हुआ, इससे बहुत अच्छी चीज हुई, मतलब हमें बहुत ज्यादा आउटपुट अच्छा आया, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि इंटरनेशनल पीपल आर लुकिंग इट। स्पेन से हो गया, USA से भी हो गया, यूरोप से हो गया, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। तो उससे क्या होगा कि हमारी रिसर्च पोस्टर हम पोस्ट करने लग गए, और इंटरनेशनल पीपल्स आर रिकॉग्नाइजिंग अस। ओके, ये चीज इसमें स्टार्टअप, जैसे आपने बोला स्टार्टअप तो नहीं बोल सकते इसको, बिजनेस या आप क्या मीन्स व्हाट, स्टार्टअप जैसे आपने बोला ना, इसको स्टार्टअप नहीं बोल सकते, एक अपना ये एक स्ट्रेटेजी है डेवलपिंग आवर ऑडियंस। हाँ, दिस इज एन स्ट्रेटेजी फॉर सो दैट आवर ऑडियंस कैन बी डे बाय डे। हम क्या कर रहे हैं, देखो कभी भी कंपनी या मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी होती है,
तो उसका एक फनल होता है, मार्केटिंग का एक फनल होता है। तो उस मार्केटिंग के फनल में हम पहले स्टेज पे है, जो होता है कि अपनी अवेयरनेस करा। तो हम अभी अवेयरनेस करा रहे हैं ओके, ताकि हमारी ऑडियंस का जो है वो बढ़ जाए, बढ़ जाए, नंबर ऑफ ऑडियंस आ जाए, आ जाए। फिर हम धीरे धीरे उसमें उतरते जाएंगे। तो अभी अवेयरनेस का स्टेज जो चालू है, हाँ ये करंट स्टेज हो गया। इसके आगे नेक्स्ट 5 इयर्स हाँ, क्या कंपनी ग्रो हो सकती है, कहाँ जा सकती है, कुछ आइडिया? हम कुछ ही महीनों में अपने ऑपरेशंस भी शुरू करने वाले हैं गोंदिया से ही, बिकॉज वो जो गोडाउन ओनर है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। तो हमारा पर ड्रोन पे जो एक रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो 93,000 का है। तो 93,000 एक ड्रोन से रेवेन्यू जनरेट होगा। वहीं पर अभी अब हम वो डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते कि गोडाउन को कितना इन्वेस्ट करना है और वो सारी चीजें। सो वो उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा ना वो पहले साल में ही रिकवर हो जाएगा। ओके, प्लस उस ड्रोन की 5 साल की वारंटी रहेगी, वर्किंग वारंटी रहेगी। उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस रहेगा उसमें हम ट्रेनिंग भी देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी। वो हमारे साइड से पूरा जो इकोसिस्टम रहेगा वो प्रोवाइड करेंगे। मेन जो रहेगा उनका 25% का यानी रेवेन्यू का जो बाइफर्गेशन होगा उनका 25% रहेगा, हमारा 75% रहेगा। हाँ, अब इसमें किसी का भी सवाल रहेगा कि आप कैसे 75% ले रहे हो और उसे 25% क्यों दे रहे हो? तो देखिए उसके पीछे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, प्लस हमें ड्रोन के पीछे लगातार डेवलपमेंट करना है ताकि इफिशिएंसी बढ़े। प्लस हमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है उन्हें भी मैनेज करना है, एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस को मैनेज करने के पीछे बहुत खर्चा होता है। हाँ, तो वो जो सारी कॉस्ट है, तो वो 75% कॉस्ट हम एक गोडाउन ओनर पे नहीं डालना चाहते। तो वो कॉस्ट जो है वो हम बियर कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं, वो कहाँ जाएगा? उसे वो तो उसे सिंपल है कि उसे उसका प्रोडक्ट डिलीवर कराना है कस्टमर के घर पे, और उसका जो ऑपरेशन का खर्चा है वो उसका निकलना चाहिए, प्लस उसका प्रॉफिट भी निकलना चाहिए। तो उसमें उसका वो सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम वो 75% कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट 75% रेवेन्यू। ऐसा। ओके। तो ड्रोन पे बहुत फैक्टर्स आते हैं जो अफेक्ट करते हैं। मेजरली वेदर कंडीशंस अफेक्ट करेंगे। तो वेदर कंडीशंस मेजरली हीट, जो विदर्भ एरिया है जहाँ पे हीट बहुत रहती है, हीट को ड्रोन कैसे बेयर करेगा जब उस पर बहुत पेलोड रहेगा, जो भी अमाउंट का वेट वो कैरी करेगा, उसका पेलोड वो कैसे कैरी कर सकता है विथ मैनेजिंग एवरीथिंग। बैटरी हीट होंगी, मोटर्स गर्म होंगी, और वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सन्स में ही रहेगा, धूप में ही रहेगा। यस, हाँ, क्योंकि वो अच्छा एल्टीट्यूड पे उड़ता है। तो हाँ, देखिए हमारे जो सारे कंपोनेंट्स हो गए ना, यानी मतलब है वो सारे ऑलरेडी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि उनका 70 डिग्री सेल्सियस वो मैच कर सकते हैं। जो कंपोनेंट 70 नहीं पर 45 डिग्री या 55 डिग्री सेल्सियस पे आराम से ऑपरेट होते हैं। तो ये सारी चीजें को हम पहले ही एज ए कंपोनेंट साइड पे ही चेक कर ले रहे हैं, और जो कंपोनेंट को कूलेंट वगैरह चाहिए तो वो हम सारा सिस्टम इंटरनली प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हीट को डेसिपेट कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ही, और हम डिफरेंट टेस्ट भी कर रहे हैं ऑफ ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, सारी चीजें, जिससे ये सारी चीजें को हम निगलेक्ट कर सके। फिर भी अगर कहीं पर भी कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है, लेट सपोज कि हमारा ड्रोन जा रहा है डिलीवरी करने और उसकी बैटरी हीटअप होके ब्लास्ट हो गई, तो ब्लास्ट होती तो वही के वही ब्लास्ट होती, मतलब डिफ्यूज ऐसे ही हो जाए। ज्यादा इन्हें ऐसा बम नहीं फटता है, छोटा सा ब्लास्ट फटा तो हाँ हाँ, छोटा सा। तो क्या होगा कि अब बैटरी को तो पावर सप्लाई नहीं मिल रहा, तो अब ड्रोन तो धड़ाम से किसी के सिर पे गिर गया, क्या हो गया? तो हमारी इसमें फेल सेफ है। तो अगर कुछ सॉफ्टवेयर एरर आता है तो पूरे पाथवे में कहीं पर वो लैंड होगा, ऐसे हमने ऑलरेडी तय कर हुए। नहीं तो सब कुछ ऐसा, अगर बैटरी ही फेल हो गई तो एक ऑक्सिलरी बैटरी है जो उसको कंट्रोल करेगी। अगर कुछ भी काम नहीं किया तो पैराशूट है, पैराशूट है, ओपन हो जाएगा, यानी कुछ नुकसान नहीं होगा किसी का। नहीं किसी का कुछ नहीं। ओके ओके। इसमें और एक जो क्वेश्चन था, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज जो ये जर्नी में है वो कौन सा था, उसको कैसे टैकल किया? सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ना दो ही है। एक होता है
कि एज ए स्टार्टअप आपको ये भी समझना है कि सामने वाले आपको हमेशा लर्निंग करनी है। तो एज ए स्टार्टअप कई बार चैलेंज क्या होता है कि सही मेंटोर मिलना, या पूरी टीम को भी समझाना और खुद को भी समझाना कि इतना टाइम तो लगना ही है, इतना टाइम लगना ही है कि आपको इस स्टेज 1 तक पहुंचने के लिए। अभी आपने जब स्टार्ट किया, आप स्टेज 1 को कंप्लीट करने के लिए आपको इतना टाइम लगना ही है। हाँ, तो ये खुद को समझाना और पूरी टीम को भी समझाना, ये एक चैलेंज होता है। इसके लिए उन्हें मनाना भी होता है, क्योंकि वो लोग भी अपना टाइम डालते हैं। हाँ, सिर्फ टाइम नहीं, मेहनत डाल रहे, रात डाल रहे। उनका कल पेपर है, फिर भी मेरा को फाउंडर रात को बैठ के वेबसाइट की चीजें अपडेट कर रहा है एंड वो सारी चीजें कर रहा है। वो यूटीएमएस पे काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो सारी चीजें कर रहा है। तो ये सारी चीजें समझाना। दूसरी चीज होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट तक पहुंचने के लिए एक ही चीज है कि आप किसी इन्वेस्टर को पिच करें, पर उन्हें ये बोलिए कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, और पिच कीजिए।